बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू मैंने गार्डनिंग ब्लॉग एंड डेली रूटीन ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग अगेन है गार्डनिंग ब्लॉग की तरफ, क्योंकि जो हॉलीडेज़ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो तो ईयर में वन सा टाइम होती हैं, तो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स गार्डनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी सीडलिंग्स जो हैं वो मर जाती हैं और सही तरीके से, यानी कि पहले तो वो जर्मिनेट ही नहीं होती और अगर जर्मिनेट हो जाएं तो मर जाती हैं और सरवाइव नहीं कर पाती, तो क्या करना चाहिए। आज उसी पे वीडियो लेके, यही वीडियो है मेरी और इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं बहुत सारी सीडलिंग करती भी हूँ, कुछ मैं नर्सरी से भी सीडलिंग लेती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने सीडलिंग को मेंटेन कैसे करना है, किस तरह से आप उनको मेंटेन करें कि आपका जो गार्डन है वो फूलों से भरा रहे और जो मेहनत आपने की है, जो सीडलिंग आपने ग्रो की है, जो जर्मिनेट हो चुकी हैं, वो दोबारा से मरे नहीं और आपका साथ ना छोड़ें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही होती है। तो देखिए, मैं तो जो भी सीडलिंग यूज़ करती हूँ उसमें मैं कोकोपीट जो है, यानी कि विंटर्स में तो कोकोपीट अच्छी होती है, आप यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चर होल्ड करके जो है वो रखती है। लेकिन समर्स में जो है कोकोपीट का यूज़ ना ही किया जाए तो अच्छी बात होती है, क्योंकि कोकोपीट से क्या होता है, एक तो मॉइस्चर बहुत वो बना के रखती है। चलो, अगर समर में भी हम यूज़ कर लेते हैं कोकोपीट, तो कोकोपीट का ये होता है कि उसमें सीड्स आराम से जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन जर्मिनेशन के बाद क्या होता है कि वो उनकी उस तरह से वो मेंटेन नहीं होते और बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, यानी कि वो आगे चल ही नहीं सकते और फिर बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत है और हम बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं और एंड पे क्या होता है कि हम लोग जो है बिल्कुल सीडलिंग छोड़ देते हैं। तो मैं जो है, जो ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ, यानी कि समर्स में कोकोपीट नहीं, विंटर में मैं कोकोपीट नहीं यूज़ करती, समर में कोकोपीट यूज़ कर भी लूँ तो बहुत उसका जो तनासब होता है वो कम होता है। अब कोकोपीट क्या होती है? कोकोपीट नारियल की एक छाल होती है जिसको बहुत अच्छे से हम लोग पीस के उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं और उसमें हम अपनी सैपलिंग और सीडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यही सीडलिंग और सैपलिंग आगे जाके हमारे प्लांट्स बनते हैं और उन प्लांट से हम बहुत हेल्दी जो है वो फ्रूटिंग या फ्लावर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास फ्रूटिंग ट्रीज़ भी हैं। ये मेरा पीच का ट्री है, ये अनार का पौधा है, जामुन का पौधा है। तो प्लांट्स तो मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, सब्जियां भी लगाती हूँ, जैसे कि अभी आपके सामने जो है ये मेरी कैप्सिकम रेड हो रही है, तो उसको मैं जो है तोड़ लूँगी कुछ देर में। ये देखें। तो गर्मियों में मैं नहीं यूज़ करती कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट का मसला ये हो जाता है कि कोकोपीट में आपकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत इजीली हो जाती है, लेकिन आगे जाके मेंटेन नहीं होती। एक तो जब आप सीडलिंग को सबसे पहले रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो रिपोर्टिंग के बाद आपने क्या करना होता है, आपने उसको फ़ौरन धूप में नहीं रखना होता। इधर देखें, इधर ये मेरी सारी सीडलिंग्स और सैपलिंग्स लगी हुई हैं। इसमें से मेरे कॉस्मोस के प्लांट हैं, मेरा विनका है वाइट कलर का, मैरीगोल्ड के 3 प्लांट एक ही गमले में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपको मैं गौर से दिखाऊं तो मेरी, और ये आर्टिफिशियल चिलीज़ हैं, अगेन विनका का मैंने सीड ग्रो किया था। तो सारी जो मेरी सैपलिंग्स और सीडलिंग्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और इनमें से कोई भी मेरी, आगे कार्नेशन के प्लांट है जो कि विंटर का प्लांट है, तो कोई भी मेरे प्लांट जो हैं वो ख़राब नहीं है। वजह क्या है? एक तो मैं हर चीज़ का जो तनासब है वो बहुत ज़्यादा जो है मेंटेन करके रखती हूँ, यानी कि ना तो आपने मिट्टी का तनासब बहुत ज़्यादा लेना होता है, ना आपने रेत। चलें, अगर आप रेत यूज़ करते हैं तो रेत तो बहुत अच्छी होती है और रेत में बहुत अच्छे से पौधे जर्मिनेट हो भी जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, गर्मियों में थोड़ा रेत जो है वो हीट छोड़ती है, उससे आपके प्लांट जो है ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हर चीज़ का जो है मैं बहुत ज़्यादा उसको एक तनासब से लेती हूँ। तनासब का मतलब क्या होता है कि आपने हर चीज़ का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से लेना है। इधर अगर आप देखें तो मैंने कटिंग्स भी ग्रो की हुई हैं। मैं आपको ओवरऑल तरीके से अपने जो मेरा मेथड है उससे मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ये है टिकोमा के प्लांट्स। टिकोमा जो वाइन होती है उसको मैंने कटिंग से ग्रो किया। कटिंग से ये इजीली चल जाते हैं और ग्रो भी हो जाते हैं।
और इधर है मेरे आर्टिफिशियल ग्रीन चिलीज ये वाले, देखें। और इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने 20% रेत रखी थी, 20% मैंने इसमें गार्डन सॉइल रखी थी और 30% मैंने इसमें मिलाई थी कंपोस्ट। कंपोस्ट आप किसी भी तरह की कंपोस्ट मिला सकते हैं, आप पत्तियों की खाद मिला सकते हैं, आप गाय गोबर मिला सकते हैं। और अगर आप अपने पौधे लगा रहे हैं तो पौधों में उसमें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र ना डालना भूलिएगा, क्योंकि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र और एप्सम सोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि जहाँ पे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और जब हम उनको रिपोर्टिंग के बाद दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो उनको उस स्ट्रेस से बाहर निकलने में हेल्प करती है। तो एप्सम सोल्ट ज़रूर अपने पास रखें, इतना महंगा नहीं आता, थोड़ा सस्ता ही है एप्सम सोल्ट। और मैं तो एप्सम, जब भी आप किसी पौधे को रिपोर्ट कर रहे हों तो उसको स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए थोड़ा सा एप्सम सोल्ट के 2 चंद दाने या तो आपने डायरेक्ट गमले के साइडों पे डाल देना है या आपने पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दें, तो जो हमारे प्लांट होते हैं वो स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वेजिटेबल की। तो जहाँ देखें कि अगर आपका कोई प्लांट उसकी ग्रोथ रुक गई है या आपकी वेजिटेबल जो है वो अच्छी सी फ्रूटिंग नहीं करी है, तो सैपलिंग्स में ये होता है कि आपने प्रूनिंग भी करनी होती है उनकी। और प्रूनिंग जो है आपने एक नरम नरम से पत्ते होते हैं, अगर आप उसको चुटकी की मदद से, हाथ की मदद से भी उनकी प्रूनिंग कर देती हैं तो प्रून हो जाते हैं और प्लांट बहुत इजीली चलते भी हैं। तो एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल कीजिए, मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कीजिए। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र जो हम विंटर्स में हमारे फ्लावर्स होते हैं ना, सैपलिंग्स वगैरह, तो वो उसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स देते हैं और भर भर के आपको फ्लावर्स देते हैं। कभी भी आपका पौधा जो है वो बिल्कुल भी खाली नहीं होता और हमेशा आपका जो गार्डन है वो भरा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने डालना कैसे। तो कुछ लोग मस्टर्ड केक का घोल भी बना के डालते हैं, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में करके डालते हैं, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र ऐसे ड्राई फॉर्म में डालना चाहते हैं तो फिर क्या होता है कि आपने थोड़ा सा पॉट की गुडाई करनी होती है और गुडाई करने के बाद आपने उसको उसमें डालना होता है और डालने के बाद ऊपर से दोबारा आपने मिट्टी से ढकना होता है और ढकने के बाद जो है उसको आप पानी दे दें तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। आपकी सैपलिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, आपकी कटिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगी। और जो पौधे आपने रिपोर्टिंग के बाद जो है आप स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, पत्ते वत्ते 1-2 पत्ते तो लाजमी उसके जो हैं येलो होना शुरू हो जाते हैं, वो स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। और वैसे भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो है ज़रूर आप एप्सम सोल्ट यूज़ करें, आप जो है NPK यूज़ करें, मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र यूज़ करें। तो मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मैं NPK बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। NPK 2020 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे मिलता है, एप्सम सोल्ट का रिज़ल्ट बहुत मिलता है। जहाँ देखिए किसी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो एप्सम सोल्ट का स्प्रे कर दें और मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डालें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने सैपलिंग को रिपोर्टिंग के बाद छाया में रखना होता है। आप उसको डायरेक्ट अगर धूप में रख देंगे तो वो स्ट्रेस से एक तो बाहर नहीं आएगा, उधर ही उसने 2-3 दिनों में ही जल जाना है। तो ये थी मेरी वीडियो सैपलिंग्स के बारे में। आपकी जो सीडलिंग हो सैपलिंग्स हैं उनको आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो मैं सैपलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है सीड्स भी लगाती हूँ, सैपलिंग्स भी लगाती हूँ और सारे मेरे प्लांट बहुत हेल्दी हैं, कोई भी मेरा प्लांट ख़राब नहीं होता। तो आज की वीडियो मेरी सैपलिंग्स के बारे में थी, सैपलिंग्स को कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से लगाना है, किस तरह से केयर करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।